सर इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कौन से टाइप के क्वेश्चन में? तो पहले बताओ कि जो मैंने कहा था कि वो क्वेश्चन करने, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन किए? लॉज ऑफ मोशन में कहा था ना कि लेक्चर 2 करना है, लेक्चर 2 के जो एग्जांपल्स हैं किए वो? सर ट्राई किए थे ओके। तो बन गया क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, एग्जांपल 4। अभी किस किस ने कहता हूँ ट्राई किया एग्जांपल 4? तो मैंने ट्राई तो किया पर लेकिन वो दो इंक्लाइन प्लेन के बीच में है ना, होने दो, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो उसमें एक को नॉर्मल ले लेंगे ना, मतलब लाइक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेंगे ना। तो उससे क्या होगा? मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस तो हमारी मर्जी है ना, जिसको लेना है हम उसको लेंगे, तो उससे थोड़ी फर्क पड़ता है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 4 कैसे रहेगा? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़े से कंपोनेंट करना सीखोगे, अच्छी बात है ना? तो there are two planes, one is making angle 30 degree and the other one is making angle 45 degree। तो ये हमारे पास ग्राउंड, ये एंगल हमारे पास में 30 डिग्री, ठीक है, इसके ऊपर ये रखा हुआ है। सर हाँ एग्जाम्पल 1 में सर वो डाउट है उसमें, वो पूछ लूं या इसके बाद पूछ? 1 में भी डाउट है? सर एक छोटा सा डाउट है उसमें सर। बोल। सर लाइक वो जो सेपरेशन दिया गया जो डी है वो स्लाइटली ग्रेटर देन 2 आ रहा है, तो फिर सर वो जो अगर स्लाइटली ग्रेटर है तो वो किस तरफ मतलब टच में उसका कौन सा सरफेस किसके वॉल से टच हो रहा है सर, वो समझ में नहीं आया। नहीं, उसको इक्वली मान लो कि दोनों तरफ से लगा दो, ठीक है। सर उसमें दोनों नॉर्मल बैलेंस करेंगे ना? हाँ बैलेंस हो जाएगा ना, इक्वल इक्वल हो जाएंगे बस, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, इसके ऊपर कितने फोर्स लगेंगे। एक तो इसका जो सेंटर है इसके ऊपर mg लगेगा डाउनवर्ड, ठीक है। जो हमारा 30 डिग्री वाला इंक्लाइन प्लेन है वो कहाँ की तरफ लगाएगा नॉर्मल, बताओ? वो यहाँ की तरफ लगाएगा ना, वर्टिकली, ये यहाँ की तरफ। और जो यहाँ वाला जो अपना इंक्लाइन प्लेन 45 अपना डिग्री वाला, उसका नॉर्मल कहाँ की तरफ आएगा? डाउनवर्ड, क्योंकि नॉर्मल इज ऑलवेज अ पुशिंग फोर्स ना। तो हम अलग अलग कर लेते हैं। अब देखो, अगर मैं किसी भी इंक्लाइन प्लेन को अपने स्टैंडर्ड एक्सिस लेता हूँ, देयर इज नो यूज, बिकॉज एक तो इंक्लाइन प्लेन भी मेरे पास दो दो हैं, तो फिर क्या करूँ? तो हमने बोला ठीक है, फालतू का झंझट ही नहीं पालना है, हमारे तो स्टैंडर्ड एक्सिस हैं, एक्स वाई एक्सिस, हम इन्हीं को अपने स्टैंडर्ड एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा उसके ऊपर, तो मैं यहाँ की तरफ तो एमजी फोर्स लगेगा डाउनवर्ड एंड वर्टिकली डाउनवर्ड। अब मैं एक एक करके सॉल्व करता हूँ कि उनके कंपोनेंट्स कहाँ की तरफ आएंगे। तो पहले हमने लिया 30 डिग्री वाला, ठीक है। 30 डिग्री वाले की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास में इंक्लाइन वाली लाइन है, फोर्स कहाँ लगेगा? परपेंडिकुलर आएगा ना इसके, और बाहर की तरफ आएगा यहाँ की तरफ। और ये सर तो उसका 60 डिग्री में एंगल बनेगा नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ। अरे देखते हैं ना, हाँ ये हमारे पास में। अब इसके कंपोनेंट मुझे करने हैं अपने स्टैंडर्ड एक्सिस में, एक ये एक ये, तो एंगल बनाते हैं। ये एंगल 30, तो ये एंगल कितना बन जाएगा? ये वाला 60, ठीक है। ये 60, इसके बाजू वाला 30, तो ये एंगल कितना बनेगा? ये आएगा ना, 60 डिग्री आएगा। हाँ भाई। और सपोज इसको हमने बोल दिया N1, इसके अगर मैं कंपोनेंट करता हूँ
तो मेरे पास कंपोनेंट, एक कंपोनेंट यहाँ की तरफ आएगा राइट साइड में, वो बन जाएगा n1 cos 60, और एक कहाँ की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ, n1 sin 30। क्या आएगा, इतना समझ में आया सबको? हाँ भाई, यस तो सर। इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो। तो ऊपर की तरफ तो आ रहा है n1 सर वो sin n1 sin 60 होगा ना? sin 60 आएगा ना, हाँ sin 60, n1 sin 60, और ये कहाँ की तरफ आ रहा है, यहाँ की तरफ, n1 cos 60। अब उसके बाद करते हैं दूसरे वाला जो है नॉर्मल, अपने उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो दूसरे वाला नॉर्मल है वो ऐसा है, यहाँ की तरफ, उसका एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री। उसका जो नॉर्मल आएगा वो कहाँ की तरफ आएगा, डाउनवर्ड, ये लो यहाँ की तरफ। ठीक है, सपोज इसको हमने बोल दिया n2। अब उसके एक्सिस बना देते हैं, ये लो, ये हमने बना दिया परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, तो देखो जब 45 डिग्री एंगल होता है तो सोचना नहीं पड़ता है ना, क्योंकि हर जगह 45 ही आने वाला है। तो ये लो, ये एंगल भी कितना बन जाएगा, 45। तो इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा, n2 cos 45, और यहाँ की तरफ आएगा डाउनवर्ड n2 sin 45। सही है। अब इनको भी अपने रिप्रेजेंट कर दो, तो डाउनवर्ड में यहाँ की तरफ n2 sin 45, और यहाँ की तरफ n2 cos 45। सर यह एंगल किस लिए, वो समझ में नहीं आ रहा है सर, मतलब एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ? क्यों, कौन सा एंगल नहीं समझ मतलब में आया, 45? नहीं नहीं सर, ऐसे जो क्वेश्चन है सर, ये जो न्यूटन लॉस ऑफ मोशन में जो क्वेश्चंस है, वहाँ जब फ्री एफपीडी बनाने के बाद वो जो एंगल फाइंड आउट करते हैं ना सर, वो मतलब गलत एंगल निकल जाते हैं सर। लाइक कौन सा एंगल फाइंड कर रहा हूँ मैं, उसकी बात कर रहा हूँ। मतलब लाइक सर क्वेश्चन नंबर 3 में, जैसा क्वेश्चन नंबर 3 नहीं सर, जैसे भी कोई भी क्वेश्चन हो सर, वहाँ जो एंगल दिया जाता है ना सर, उसको हम वापस मतलब उसको हम डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद हम एफबीडी में डालते हैं, वो उसमें तो यहाँ पे गलती देखो हो ना, रहा है। मैं तो गलती हो रहा, प्रैक्टिस करो ना। देखो जैसे मैंने नहीं यहाँ नहीं पे सर, बनाया, वो बताओ कैसे करते हैं वो इसके समझ में नहीं आता है सर। अरे भाई ये एंगल 30 डिग्री है, ये देखो अपना पर्पल वाला, देखो ये 30 है, तो मैंने इसको बनाया पूरा एक्सटेंड करके डायग्राम बनाया, तो ऊपर का एंगल कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा ना। यस सर। आता है, राइट एंगल तो आता है ना यार बनाना। यस सर, तो हमें हर जगह ऐसे मतलब एंगल्स जो दिए जाते हैं उसका एग्जैक्टली मैं भी तो कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ तो तुम क्यों नहीं करोगे भाई, कोई शॉर्टकट थोड़ी ना है। इसके अंदर देखोगे, ये एंगल अगर 45 है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल भी 45 आया। ये कैसा है, पूरा परपेंडिकुलर होता है उसके, तो ये एंगल 45 है। ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी 45 आएगा। तो यार बनाना पड़ेगा ना वो तो। ठीक है सर। अब इसके बाद तो हो जाएगा ना। हाँ भाई, हाँ सर। इसके बाद तो हाँ क्या है, सर। ये जो चीज है इसको इन दोनों के इक्वल करना है ना, और ये जो चीज है इसको इसके बराबर करना। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी जीरो बनने के लिए, n1 cos 30 कितना होता है, cos अपना 60 हाफ होता है ना, हाफ इक्वल टू n2 cos 45 1/√2। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी n1 इक्वल टू √2 n2, इक्वेशन 1। अब अगर वर्टिकल वाले बैलेंस करते हैं तो बन जाएगा mg प्लस n2/√2 should be equal to n1 sin 30, n1 नहीं sin 60 होता है √3/2। ठीक है, अब प्लस n2/√2 इक्वल टू, यहाँ पे n1 को रिप्लेस कर देते हैं, ये बन जाएगा √2 n2 √3/2। ठीक है, तो mg इक्वल टू, यहाँ से n2 कॉमन आ गया, इस 2 से ये बच जाएगा तुम्हारे पास में √3 - 1/2।
बन जाएगा √2/√3 - 1 इसको इसमें डाल दोगे तुम्हारे पास में n1 आ जाएगा। हाँ भाई क्लियर है? अरे हो गया, कोई तो Yes, बोलो। sir. Yes, sir. एक सेकंड, सब लोग इतने कहते हैं सुने सुने क्यों है आज? नींद आ रही है क्या? हाँ ओए, नहीं सर। तो फिर सब लोग ऐसे चुपचाप से क्यों बैठे हैं? चन्मई, सर क्या हुआ? श्रेयांश को क्या हुआ भाई? माइक ऑन करो श्रेयांश। यस सर। क्या हुआ होगा? ये तुमने क्या लिखा? आई वॉन्ट बी एबल टू अटेंड सम लेक्चर्स। सर कैन यू? हाँ सर, मतलब थोड़ा सा वो जो पोर्शन ब्लैक बिहाइंड कर रहा है सर, आप उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस ले सकते हैं क्या सर? कौन सा बिहाइंड कर रहा है? मैं समझा नहीं यार, क्या बोल रहे नहीं हो? सर, एक्चुअली ये आप जो आने वाला लेक्चर्स है ना सर, उसमें कुछ अटेंड नहीं कर पाऊंगा सर उसमें। क्यों नहीं कर पाओगे? सर एक्चुअली स्कूल के एग्जाम्स है सर, वो पोर्शंस कुछ स्टार्ट भी तो नहीं बेटा किए सर। नहीं नहीं नहीं, मुझे एक बात बताओ, अगर स्कूल के एग्जाम के लिए तुम अगर ऐसे छोड़ने लग जाओगे तो बताओ कैसे चलेगा? एक साल में कितने एग्जाम होते हैं? हाफ ईयरली का 1 वीक, फिर एनुअल का बस 1 वीक, हाफ फिर ईयरली सर, बस हाफ अरे तो ईयरली है। अरे तो तुम बताओ ना, तुमने 4 लेक्चर छोड़ दिए, किसी और बच्चे ने 5 लेक्चर छोड़ दिए, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? किस किस को पढ़ाऊंगा मैं, बताओ? ठीक है सर। और देखो, स्कूल एग्जाम के लिए तुम्हें लेक्चर मिस नहीं करना है, पहले बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम ऐसे लेक्चर मिस करने लग गए बेटा, फिर तो बहुत सारे लेक्चर मिस हो जाएंगे तुम्हारे, है ना? तो ऐसा नहीं होता है कि स्कूल एग्जाम है तो लेक्चर मिस करो, नहीं, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालो, जो तुम्हारा एक्स्ट्रा टाइम होता है उसके अंदर पढ़ाई करो। लेक्चर मिस करना इज नॉट द गुड थिंग भाई। कोई अब जेन्युइन कोई रीजन है, बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो ठीक है, एक आधा लेक्चर मिस हो गया, लेकिन ऐसे मत करना यार, नो है ना? इश्यूज नहीं सर, तो फिर चलेगा। हाँ हाँ, चलो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बताओ ना, 9 किस किसने किया? क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया हुआ है कि 3 स्फेयर हैं और ये तीनों आइडेंटिकल हैं, ठीक है? अगर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा तो जो ये वाला है ये यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, और ये वाला क्या हुआ, नीचे आ जाएगा। तो हमने क्या किया, एक में एक्सटर्नल फोर्स लगाया सो दैट वी कैन कीप देम इन अपने इक्विलिब्रियम, ठीक है? और ये जो फोर्स है, मिनिमम फोर्स लगाया कि कम से कम मैं कितना फोर्स लगाऊं कि ये सब कुछ कैसा रहे, इक्विलिब्रियम में। सो हमें फाइंड करना है एफ मिनिमम। तो अगर नीचे वाले दोनों ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि ऊपर वाला ब्लॉक भी मेरा इक्विलिब्रियम में है, तो तीनों ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में करो और बताओ क्या वैल्यू आएगी। चलो सॉल्व करो एवरीवन, और कैमरा ऑन करो सब लोग। पता नहीं सब लोग क्या कर रहे हो, सबको नींद आ रही है क्या? कैमरा ऑन करो सब लोग, एवरीवन।
आदित्य, अमित, अथर्व, देवांश, क्या हुआ? सबसे पहले जो ऊपर वाला स्फेयर है उसका एफबीडी बनाओ। उसके ऊपर देयर विल बी टू नॉर्मल्स जो कि नीचे वाले स्फेयर ने लगाए हैं, और एक उसका एमजी। तो पहले उनको बैलेंस करके बताओ कि व्हाट विल बी द नॉर्मल वैल्यू बिटवीन स्फेयर। इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो। 1 and 2 and 1 and 3। उसके बाद में हम एफबीडी बनाएंगे 2 का। सर सर ये तीनों स्फीयर इक्वल नॉर्मल लगाएंगे क्या? क्यों लगाएंगे यार? एक को ऊपर रखा हुआ, एक को ग्राउंड पे रखा हुआ, इक्वल कैसे आएगा? एक को तो ऊपर रखा हुआ है ना, उनके ऊपर तो अलग लगाएंगे। नीचे वाले स्फेयर के ऊपर तो 2 नॉर्मल लगेंगे, एक तो स्फेयर लगाएगा ऊपर वाला, एक ग्राउंड लगाएगा। तो पहले तो एंगल निकालो ना कि जो तुम्हारे नॉर्मल आएंगे उनके बीच में एंगल कितना होएगा। सर नॉर्मल की वैल्यू आ गई। क्या आई? सर mg/√3 आ रही है। कौन सा नॉर्मल? बिटवीन द स्फेयर्स, राइट? हाँ सर, जो नीचे वाला ऊपर को लगा रहा है, जो हाँ स्फेयर को। चलो, तो देखो सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं उसका आपने। तो एक हमारे पास में ये स्फेयर है, एक ये स्फेयर है, और तीनों के तीनों आइडेंटिकल है, मतलब तीनों का जो है रेडियस है वो सेम है। सर तो सेंटर्स में इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। यस। तो अगर तीनों सेंटर को अगर मैं मिला दूंगा तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, जिसका कहते हैं रेडियस कितना बनेगा, मतलब कि उसका साइड 2r। सर 2r। ठीक है। अब मैं जो ऊपर वाला जो स्फेयर है उसका एफबीडी बनाते हैं। ये इसका सेंटर, इसके सेंटर पे एक तो यहां से लगेगा नॉर्मल, इसको सपोज हमने बोल दिया n1, ठीक है। और एक यहां से लगेगा इसके वाला नॉर्मल, ये हमने बोल दिया n2। सर और ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे। यस, वो हमारे पास पूरा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, और ये हो जाएगा mg। और ये जो एंगल है, मुझे पता है कंप्लीट एंगल कितना आएगा, 60 ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल भी 30 और ये एंगल भी 30। तो पहले तो ऊपर वाले स्फेयर को वो करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो देखो कंपोनेंट करते हैं फोर्सेस के। तो इधर आएगा इसका n1 sin 30, इसका इधर आएगा n2 sin 30, ठीक है। फिर जो ऊपर आएंगे वो दोनों अपने एड अप हो जाएंगे। तो ये लो, ये हमने बना दिया, ऊपर बन जाएगा n2 cos 30 n1
cos 30, इधर n1 sin 30, यहाँ पर n2 sin 30 और यहाँ पर mg। अब वही जो हमेशा करते हैं, बैलेंस करोगे तो देखो पहले x कंपोनेंट को अगर बैलेंस किया, सर x n1 is कंपोनेंट equal to इसको n2. और इसको बैलेंस किया तो मेरे पास आ गया n1 इक्वल टू n2। सपोज इसको मैंने बोल दिया n, ठीक है। अब मैं इनको बैलेंस करता हूँ, ये वाला और ये वाला, तो क्या बन जाएगा mg इक्वल टू 2n cos 30। cos 30 होता है √3/2, तो n की वैल्यू कितनी बन जाएगी mg बाई √3। तो ये तो इन दोनों के बीच का नॉर्मल आ गया, ठीक है। अब देखते हैं, ये अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो इसके ऊपर यहाँ की तरफ वो लगेगा ना अपना एक्शन रिएक्शन, इसके ऊपर यहाँ लगेगा नॉर्मल, ठीक है। अब अगर मैं इसके कंपोनेंट करना चाहूं तो ये लो, एक तो इसका mg फोर्स भी लग रहा है नीचे, सर और एक लेफ्ट डायरेक्शन में थर्ड बॉल से नॉर्मल फोर्स लग रहा है। ठीक है। अब नहीं, अब देखो इसमें क्या चक्कर है, अगर तुमने इस F को बहुत ज्यादा लगा दिया, सिमेट्री से कह सकते हैं कि दोनों तरफ से जो भी फोर्स लगाएंगे वो इक्वली रहेगा, ठीक है। अगर मैं फोर्स को मैक्सिमाइज कर दूंगा तो दोनों स्फीयर आपस में चिपक जाएंगे, उनके बीच में नॉर्मल फोर्स आएगा। मुझे लगाना है मिनिमम फोर्स, कम से कम में काम चलाना है, मतलब कि दोनों स्फीयर एक दूसरे के ऊपर फोर्स होकर नहीं लगाने चाहिए। अगर उन्होंने फोर्स लगाया तो मेरा जो फोर्स है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा मुझे। तो अगर मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, इनके बीच का जो नॉर्मल है इट हैज टू बी 0, ठीक है। तो अगर ये दोनों स्फीयर हैं तो मैं इस वाले फोर्स को लगाऊंगा ही नहीं। अब मैं एंगल देखता हूँ, ये एंगल कितना है 60, ये 60, तो ये भी 60, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना बन जाएगा n cos 60। हम मतलब हॉरिजॉन्टल में इंटरेस्टेड है ना, वर्टिकल में तो हमको क्या करना है, ग्राउंड अपने आप में बैलेंस कर लेगा, ठीक है। तो ये सर हमें यहाँ पे इतना ही लगाया, फोर्स लगाना है ऑपोजिट डायरेक्शन में। हम यहाँ की तरफ फोर्स F लगा देंगे, तो हमारा जो फोर्स F है दैट हैज टू बी इक्वल टू n cos 60। n की वैल्यू है mg बाई √3 और वो हाफ, तो mg बाई 2√3। ये मिनिमम फोर्स है, अगर तुम इससे ज्यादा भी लगा दोगे तो भी वो दोनों साथ में रहेंगे ना भाई, एक दूसरे के अंदर थोड़ी घुस जाएंगे वो। लेकिन अगर दोनों में ज्यादा फोर्स लगाओगे तो तुम्हारे पास जो नॉर्मल फोर्स है वो उन दोनों स्फीयर के बीच में भी आ जाएगा। अगर हमने कम लगाया तो नहीं आएगा, ठीक है। यस सर। चलो आपको क्वेश्चन नंबर 7, सर एक मिनट ऊपर लिफ्ट, स्क्रॉल करो। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 को अपने ट्राई करो सब लोग अभी। वन लिफ्ट वाला क्वेश्चन जिसमें लिफ्ट के अंदर एक मैन है जो खड़ा है, जो कि पुल कर रहा है। सर वो इस क्वेश्चन में मतलब लिफ्ट के अंदर है या हाँ बाहर? हाँ, नहीं लिफ्ट के अंदर ही खड़ा है वो। अच्छा, तो वो जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा है, देखो कि एक हमारे पास में लिफ्ट है ये, ठीक है, और इसके अंदर एक, जैसे कि ये मान लो लिफ्ट है, इसमें होल भी है छोटा सा, ठीक है। तो इस लिफ्ट को एक यहाँ पे बांध रखा है मैंने रोप, और ये मेरे पास है ना पुली है, वो इसके ऊपर से आके, और जो मैन है उसने उसको पकड़ा हुआ है, और मैन यहाँ पे एक स्टैंड पे खड़ा हुआ है, ठीक है। और इसका एक हाथ से इसने इसको
खींच रखा है, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है। और दिया हुआ है कि एवरीथिंग इज स्टेशनरी, मतलब हर चीज के ऊपर फोर्स बैलेंस है। तो पहले बोला है कि मैन का जो मास है, मास ऑफ मैन तुमको दिया हुआ है 60 kg, मास ऑफ लिफ्ट दिया हुआ है 30 kg। हमको निकालना है नॉर्मल फोर्स बिटवीन ये वाला मैन एंड जो जिस सरफेस पे वो खड़ा है ना, ये वाला, यहाँ का निकालना है नॉर्मल, कि ये सरफेस मैन के ऊपर कितना नॉर्मल लगा रही है ये निकालना है, और स्ट्रिंग के अंदर कितना टेंशन है वो निकालना है। ये दो पार्ट है। तो पहले लिफ्ट का एफबीडी बनाओ, फिर जो मैन है उसका एफबीडी बनाओ और रिप्रेजेंट करो कितने फोर्स लग रहे हैं, और फिर उनको सर वो बैलेंस मास करो। ऑफ मैन मतलब हाँ वो जो उसका ग्रेविटेशन फोर्स 60 है ना? हाँ हाँ भाई, अगर उसका मास 60 है तो कितना फोर्स लगेगा, mg लगता है ना, हाँ mg 60 होगा। mg 60 600 नहीं, न्यूटन सर। 600 न्यूटन होगा। मास दिया हुआ है, किलोग्राम है वो। हाँ सर, हाँ किलोग्राम। सर फोर्थ वन का आंसर एक बार बोल सकते हैं क्या? आंसर बस। ये है ना, ये लिखा तो हुआ है, ये है ना फोर्थ। थैंक यू सर। हाँ भैया आंसर बताओ कोई तो, क्या आया? सर आप चैट पे हाई लिख सकते हो क्या? क्या हुआ चेक पे, एक सेकेंड।
हेलो हाय। हाँ अदिति, क्या आंसर आया? सर टेंशन 450 आया। और 450 हाँ टेंशन 450 ओके। वो 10 लिया मैंने, मतलब 9.8 नहीं 10। और नॉर्मल फिर 15 या 150। एक सेकेंड वो एक बात। सेकंड, 15 या 150 ये क्या होता है? एक ही आएगा। चलो ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं मैन का। मैन, ये मैंने बनाया मैन। इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? यहाँ की तरफ लगेगा इसका एमजी, ठीक है। ओके, इसका एमजी फोर्स कितना बन जाएगा? 6 इंटू ये, दैट मीन 600 न्यूटन, राइट? है ना? यस सर। हाँ ओके, इसके ऊपर और कौन फोर्स लगा रहा है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इसको ऊपर की तरफ ना पुल करेगा, तो ऊपर की तरफ इसके ऊपर लग रहा है टेंशन टी। एक ये जो सरफेस है, जिस सरफेस के ऊपर मैन हमारा खड़ा हुआ है, ये सरफेस इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, जिसको मैंने बोल दिया नॉर्मल फोर्स। बस इतने फोर्स हैं। और ये कैसा इक्विलिब्रियम में? तो इक्विलिब्रियम में होता है तो फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? सर n plus t is equal to 600। n dash plus t equal to 600। ये तो इसका एफबीडी बन गया। अब अपने बनाते हैं लिफ्ट का। लिफ्ट, लिफ्ट पे एक तो यहाँ पे लग रहा है टेंशन, देखो ना, ये लग रहा है टी। तो ऊपर की तरफ एक तो लग रहा है टी, एक इसका एमजी लग रहा होगा नीचे की तरफ। इसका मास कितना? 30 ना, तो ये हो जाएगा 300 न्यूटन। और जिस लिफ्ट के फ्लोर ने मैन के ऊपर फोर्स लगाया, तो जो मैन कहाँ लगाएगा उस पे? नीचे की तरफ, नीचे एन डैश। और ये यहाँ भी कैसा इक्विलिब्रियम है? तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? T इक्वल टू 300 प्लस एन डैश, इक्वेशन 2। अब हमारे पास में इक्वेशन भी दो है, वेरिएबल भी दो है, सॉल्व कर देंगे। तो पहले इन दोनों को ऐड कर दोगे, विल गेट T इक्वल टू 450 न्यूटन, और एन डैश मेरे पास में कितना हो जाएगा? 150 न्यूटन। फाइन। सर इसमें डाउट था कि लिफ्ट पर जो नॉर्मल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है वो सेम क्यों है मैन को ऊपर लगने की तरह? क्योंकि अरे जब एक्शन रिएक्शन, एक्शन सर बट रिएक्शन। सर जो मैन पर लग रहा है वो तो क्योंकि मैन के एमजी की वजह से ऊपर की तरफ लग रहा है। अरे अगर तुम किसी सरफेस के कांटेक्ट में हो तो सरफेस तुम्हारे ऊपर कहाँ की तरफ फोर्स लगाएगी? सर ऊपर, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। ऊपर ना, नहीं, इसको अपोजिट नहीं बोलते हैं। सरफेस हमेशा अपने परपेंडिकुलर फोर्स लगाती है ना। यस तो सर। अगर तुम, और ऑलवेज पुशिंग फोर्स है, तो फ्लोर कहाँ लगाएगा? ऊपर। अब जो तुम्हारा पांव है, पांव तुम्हारा फ्लोर पे कहाँ की तरफ फोर्स लगा रहा है? सर नीचे की डाउनवर्ड। तरफ। वही तो एक्शन रिएक्शन होता है भाई। यहाँ पे ऐसी कहते सरफेस है, ये हमारी सरफेस है, ये मैन का फीट, और ये हमारे पास में फ्लोर। तो हमारा जो फीट है उसके ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल, और जो सरफेस पे हमने कहाँ की तरफ लगाया? नीचे की तरफ। तो ये हमारा बन गया ना एक्शन रिएक्शन पेयर। ओके सर, समझ गया सर। ठीक है। हाँ, इस पर और कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताओ भाई, अपने एक्सरसाइज 2 में, क्योंकि आई थिंक जो ठीक ठाक क्वेश्चन थे बता दिए मैंने। किसी ने अटेम्प्ट किए थे क्या घर पे? हाँ तो बोलो, कहाँ हो साहब? मुझे एक एक करके पूछना पड़ा। सर मैंने नहीं करे सर अब तक। क्यों नहीं किए? सर नहीं हो पाया, अभी यूटी चल रहे थे, जस्ट खत्म हुआ। ओके, आरना माइक ऑन करो। सर मेरा भी सर यूटी सर कल ही खत्म, सैटरडे को खत्म हुआ था।
हाँ, तो बेटा क्या तुम संडे था ना, सर संडे इसी मैथ्स का संडे। होमवर्क कर रहा था सर, वो भी यूटी के समय हाँ दिया था सर ने, तो वो कर नहीं पाया, तो संडे मैथ्स का किया अभी। आज अच्छा ठीक कल है, तक सर ओके। फिजिक्स का भी हो जाएगा। आरना चालू नहीं कर पाई, बाकी सब्जेक्ट्स का भी नहीं कर पाई। हाँ क्या बोल रहा, थोड़ा आवाज कम आ रही है। सर और भी होमवर्क था तो फिजिक्स का नहीं चालू करते, आज कर ली। मतलब कि यार मेरे साथ ही ऐसा भेदभाव क्यों, मतलब बाकी लोगों का होमवर्क कर लेंगे, मेरा ही नहीं करेंगे। अमित, खुशी, तो मैंने ट्राई किए थे पर सारे नहीं किए थे। ओके लास्ट क्वेश्चन हो गया 10th वाला। हाँ 10th क्वेश्चन करो चलो, घर पे नहीं किया तो अब तो करो। क्या किया हुआ है, 2 ऐसे हैंग किया हुआ है पुलिस को, ठीक है। यहाँ से एक रोप आ रहा है, यहाँ से एक रोप आ रहा है, इन दोनों को अटैच किया हुआ है एक बॉक्स से। बॉक्स का मास है √2m और यहाँ पे मास लगा रखा है m, यहाँ पे मास लगा रखा है m, और सब कुछ हमारा इक्विलिब्रियम में है। ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा। हमसे पूछा है फाइंड थीटा। चलो बताओ क्या आएगा। तो 45 डिग्री आता है। कैसे किया, सर वो जो m देखो और n है उनको इक्वल होगा तो देखो हाँ सिमेट्री से बोल सकते हैं कि इसके अंदर भी टेंशन T होगा, इसके अंदर भी T होगा, सब कुछ बराबर ही है ना, इधर भी m है उधर भी m है, बीच में भी तुमको एंगल भी सेम दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें यहाँ की तरफ लगेगा T, इसमें यहाँ की तरफ T लगेगा, तो इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा T cos थीटा, इसका भी क्या बन जाएगा T cos थीटा। इसमें नीचे की तरफ कितना लगेगा √2mg, बस इनको बैलेंस कर दो तो क्या बन जाएगा 2T cos थीटा इक्वल टू √2mg। तो ठीक है, ये तो इसके लिए। अब इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे mg ऊपर t, इन दोनों को अपने बराबर होना पड़ेगा, तो अब t का वैल्यू क्या बन जाएगा mg, तो 2mg cos थीटा इक्वल टू √2mg, तो cos थीटा इक्वल टू 1/√2, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। फाइन, यस सर। चलो आगे आते हैं। अब देखो अभी हमने इक्विलिब्रियम वाले काफी क्वेश्चन कर लिए हैं, अभी भी बोल रहा हूँ कि बाकी और क्वेश्चन अटेम्प्ट करो फ्रॉम बुकलेट जो तुमको दिया हुआ है, ठीक है। SCV यहाँ से इक्विलिब्रियम वाले काफी क्वेश्चन करो, इक्विलिब्रियम के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे आते हैं, अब आता है सेकंड लॉ, ठीक है। क्या फर्स्ट लॉ हो गया हमारा, फर्स्ट लॉ ने क्या बोला कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे रिजल्टेंट फोर्स 0 है दैट मीन्स पार्टिकल हमारा इक्विलिब्रियम में रहेगा, अगर वो स्टेशनरी है तो वो कंटिन्यूसली स्टेशनरी ही रहेगा। अब केस 2, इफ F net is not equal to 0, अगर पार्टिकल पे फोर्स 0 नहीं है तो क्या करना है, तो हम लिखते हैं कि हमको एक अपनी इक्वेशन पता है ना कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इनटू अपना एक्सेलरेशन, ये हमारे पास है ना फर्स्ट लॉ का ही पार्ट है ना। नहीं ये तो ये आ गया ना, सेकंड लॉ आ गया ना। हाँ
अगर फोर्स इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे रिजल्टेंट फोर्स जो है बैलेंस नहीं है, तो पार्टिकल का स्टेट चेंज होगा। स्टेट चेंज होगा मतलब कि उसके पास एक्सेलरेशन आएगा। अब देखते हैं कि कैसे आएगा। तो स्टेप्स, कैसे हमको स्टेप लिखने हैं। स्टेप 1, सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ एफपीडी ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट के मोशन को एनालाइज कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट का सबसे पहले एफबीडी बनाना है, ठीक है। फिर स्टेप 2, फाइंड लाइन ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या हुआ, जिस लाइन के अलोंग उसका मोशन होने वाला है उस लाइन को फाइंड आउट करो कि पार्टिकल कहां जा सकता है, ठीक है। उस लाइन को फाइंड आउट किया। और फिर स्टेप 3, अप्लाई फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग लाइन ऑफ मोशन। जिस लाइन के अलोंग पार्टिकल जा सकता है उस लाइन के अलोंग उसकी इक्वेशन लिखोगे, ठीक है। तो अब तुम बोलते थे ना कि सर फोर्सेस जब हम अपने कंपोनेंट करते हैं फोर्सेस के, तो कौन सी लाइन के अलोंग करें। तो जिस लाइन के अलोंग मोशन हो सकता है उस लाइन को तो हमको एक्सिस मानना ही है, क्योंकि उस लाइन के अलोंग तो इक्वेशन हमको लिखना पड़ेगा। उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि जो परपेंडिकुलर वाली तो अपने आप ही बन जाएगी। जैसे सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे हम। सपोज एक हमारे पास में सरफेस है, सरफेस पे एक अपना ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक का मास है 5 kg। इसके ऊपर मैंने यहाँ की तरफ फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन। बताओ व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। सर चार्ज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखते हैं अब Yes. मैं इसको देखो, इसके स्टेप्स मैंने कैसे किए। तो सबसे पहले एफबीडी बनाया, ठीक है, एफबीडी बनाया। और एफबीडी कैसे बनाऊंगा, मुझे पता है। पहले तुम अपने माइंड में कैलकुलेशन कर लो कि मोशन कहाँ हो सकता है। ये देखो यहाँ हो सकता है ना मोशन, तो सो दिस इज माय लाइन ऑफ मोशन, क्योंकि पार्टिकल को उस पर रखा। तो लाइन ऑफ मोशन के अलोंग तो कंपोनेंट करना ही है, बाकी देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ की तरफ कितना फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। यहाँ की तरफ कितना लग रहा है mg, और ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल। बस इतने फोर्स है। हाँ भाई, अब देखो आई नो कि क्या इस लाइन के अलोंग एक्शन हो सकता है y एक्सिस के अलोंग। नहीं। नो सर। नो मोशन अलोंग y एक्सिस। तो मैं बोलूंगा कि F नेट इन y क्या होना चाहिए 0। तो क्या बन जाएगा, इसका वैल्यू कितना है नॉर्मल का वैल्यू सर mg 50 न्यूटन सर। ओके, लेकिन एफ एक्स जो है एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैं लिखूंगा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स हमारे पास में 20 है, मास हमारे पास 4 इनटू एक्सेलरेशन। तो ए का वैल्यू बन जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे हम आई कैप जे कैप लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने एरो लगा दिया कि वो यहाँ पे जाएगा। हाँ बोलो। सर इसमें एम निकालने का फायदा क्या होगा, मतलब फायदा नहीं है, अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाता तो। सर मैं वीडियो लैग हो गया पे एक और बार एग्जांपल समझा सकते हैं क्या। तो हमने क्या किया, पार्टिकल के ऊपर जो 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, ठीक है, उस फोर्स को हमने देखा कि अब क्या होगा। तो सबसे पहले फाइंड आउट करो लाइन ऑफ मोशन कि along which line the particle can move। तो हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल लाइन के along the particle can move। तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन के along तो फोर्सेस के कंपोनेंट करने ही है, उसके अलावा और देखते हैं कि कहाँ जा सकता है। तो उसके अलावा हमने क्या देखा, उसके परपेंडिकुलर वाली। अब आई नो दैट नो मोशन अलोंग y एक्सिस। पार्टिकल अपना उड़ के थोड़ी जाएगा,
वाई एक्सिस में। तो हमने बोला कि वाई डायरेक्शन में तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा 50 न्यूटन, सच दैट एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन इज 0। और एक्स के अंदर हमने इक्वेशन लगा दिया, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। अब तुमने बोला ना कि कंपोनेंट का क्या यूज आया, जैसे सपोज तुमको एक और क्वेश्चन देता हूं। फोर्स मैंने यहां लगाया, फोर्स की वैल्यू है 100 न्यूटन, और फोर्स का तुमको ये एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री। फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल फोर्स। चलो करो, क्या होगा। स्मूथ सरफेस है, जब तक मैं स्पेसिफाई ना करूं फ्रिक्शन, तब तक तुम्हारे पास में सारी सरफेसेस कैसी हैं, स्मूथ ही। सर नॉर्मल की वैल्यू 40 न्यूटन है और एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस सर। हाँ सर। तो देखो, अब देखो फोर्स थोड़ा ऊपर भी लग रहा है, तो हमको नहीं पता कि पार्टिकल ऊपर कैसे जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे एक्सिस को डिफाइन कर लेते हैं पहले। तो हमने ये तो हॉरिजॉन्टल है ना, ये इसको बोल दिया मतलब एक्सिस 1, इसको बोल दिया एक्सिस 2। पहले बताओ कि इफ आई वांट टू पिक द ब्लॉक, अगर इस ब्लॉक को मुझे उठाना है तो मुझे कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। भाई इसका मास कितना है 10, जी की वैल्यू 10, तो मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन में आई हैव टू अप्लाई 100 न्यूटन, है ना। अब देखते हैं इस 100 के कंपोनेंट के, यहाँ कंपोनेंट क्या आएगा इस लाइन के अलॉन्ग, 100 cos 37, cos 37 होता है 4/5, तो मतलब ये बन जाएगा अपना ये 80 न्यूटन। इसका जो अपना वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो बन जाएगा 100 sin 37, सर इसकी वैल्यू 60 कितनी बन न्यूटन। गई 60 न्यूटन। तो इसका एफबीडी बनाते हैं, यहाँ पे कितना लग रहा है 60 न्यूटन, यहाँ पे कितना लग रहा है 100 न्यूटन। तो पार्टिकल है ना उठ के तो जाएगा नहीं, मतलब कि ये सरफेस एक नॉर्मल फोर्स में लगाएगी, जब तक तुम कांटेक्ट में हो नॉर्मल फोर्स लगता रहेगा। ठीक है, ओके। हॉरिजॉन्टल में कितना फोर्स आ गया अपना 80 न्यूटन। अब बताओ लाइन ऑफ जो मोशन है वो कौन सी है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, बिकॉज वाई एक्सिस के अंदर इफ आई वांट टू पिक द पार्टिकल आई नीड एटलीस्ट 100 न्यूटन। सो दिस लाइन इज, जो है ना कहते हैं रेड वाली लाइन, दिस इज माय लाइन ऑफ मोशन। सर आप एक और बार बता सकते हो वो लाइन ऑफ मोशन आपने क्यों लिया? बेटा हमने क्या किया, पहले फोर्स के कंपोनेंट किए जो 100 न्यूटन है, हाँ ठीक है। सर, मैं समझा। उस हाँ, तो उसके कंपोनेंट आ गए। अब मुझे बताओ कि अगर इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के अलोंग भी करना है तो वाई एक्सिस में एटलीस्ट फोर्स कितना होना चाहिए 100। 100। भाई 100 से पहले तो उसको उठा ही नहीं पाओगे ना, उसको एक्सेलरेट करना तो बहुत बड़ी बात है। तो मतलब कि अभी ब्लॉक तुम्हारा कहते सरफेस पे रखा रहेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल में रोकने वाला कोई नहीं है, तो जो हमारी लाइन ऑफ मोशन है वो बन जाएगी हॉरिजॉन्टल। तो मैंने लिखा कि पहले तो अपना वर्टिकल मैंने लिखा कि ए वाई क्या बनेगा 0, तो हमारे पास में एन डैश का वैल्यू कितना बन जाएगा 40 न्यूटन, है ना, 60 + 40 को। और अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं
ax तो वो क्या बन जाएगा, फोर्स बाय मास। फोर्स कितना है मेरे पास में अपना 18 न्यूटन, मास कितना है 10, तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सर 40 न्यूटन कैसे आया सर? अरे यार बैलेंस कर दो ना वर्टिकल में, 60 प्लस एन डैश इक्वल टू 100 होएगा तो एन डैश कितना आ जाएगा। अच्छा अच्छा, एन डैश भी है, हाँ। सही। तो ऐसे सर हर अगर क्वेश्चन में, हाँ सर अगर 60 न्यूटन की जगह ग्रेटर देन 100 न्यूटन होता तो लाइन ऑफ मोशन कौन सा होता? तो अब बताओ, अगर किसी पार्टिकल के पास में हॉरिजॉन्टल में भी एक्सेलरेशन है और वर्टिकल में भी एक्सेल, तो उसका मोशन कैसा होता है, 2D होता है ना। यस सर, सर हम उसमें रिजल्टेंट निकाल लेंगे। हाँ, रिजल्टेंट पे जाएगा फिर वो, ठीक है ओके ना। तो फिर तुम्हारा पार्टिकल के पास में ax भी होगा और ay भी होगा। और देखो अब हम सिर्फ क्या है, एक्सेलरेशन वाली तक की जो चीजें हैं उसको निकालेंगे, उसके बाद में हमारा काम आता है काइनेमेटिक्स वाला। अगर तुमको एक्सेलरेशन पता है तो काइनेमेटिक्स वाली इक्वेशन लगाओ। अब तुमको वेलोसिटी निकालना है आफ्टर 5 सेकंड, या तुमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो तुमको काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स वाली चीजें अभी नहीं बताऊंगा, वो तुमको आनी चाहिए पहले से। चलो और करते हैं। सर ये जो हम लोग ने एन डैश प्लस 60 इज इक्वल टू 100 किया, वो बस इक्विलिब्रियम में ही होता है ना? हाँ, क्योंकि भाई मुझे पता है ना कि 100, अगर मुझे इसको उठाना है तो 100 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा ना, नहीं तो अब हाँ। ग्राउंड से हटेगा ही नहीं। कोई भी चीज ग्राउंड से कांटेक्ट कब छोड़ती है, जब उसका नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा। अभी हाँ। नॉर्मल 0 नहीं हुआ है ना। हाँ। चलो और करो। एक ब्लॉक 6 kg, इसको स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, 8 kg, 2 kg, और मैंने फोर्स लगा दिया 160 न्यूटन। ठीक है, तो बताओ बाकी सारे जो ब्लॉक हैं ए बी सी, इस वाली स्ट्रिंग के अंदर जो लग रहा है ना टेंशन, वो है T1, इसके अंदर लग रहा है T2। तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक्स T1 एंड अपना T2। चलो सॉल्व करो, सोचो। अब इसके अंदर एक चीज देखो, क्या तुमको वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखने की जरूरत है, क्योंकि हमको वो पता है ना सर उड़ तो सिर्फ रहा ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल में ही सॉल्व करना है। हाँ भाई देखो, वर्टिकल में ब्लॉक जा ही नहीं रहा है, तुमसे कहते हैं कि सरफेस का ना नॉर्मल फोर्स है ना, पूछा ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमारे एफबीडी के अंदर वर्टिकल फोर्स को रिप्रेजेंट ही नहीं करेंगे, बिकॉज उसका कुछ यूज ही नहीं है। ठीक है, तो करो।
सर T1 मेरे को 140 न्यूटन आ रहा है और T2 60 न्यूटन आ रहा है सर। तो देखो, तो सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं, और एफबीडी हम बनाएंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला, बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में कोई यूज नहीं है। और अब इसमें एक चीज, ये देखो, अगर इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन है a, तो इसका भी a ही होना पड़ेगा, क्योंकि इसको स्ट्रिंग से बांधा हुआ है ना। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आगे वाला आगे भाग जाएगा और पीछे वाला बैठा रहेगा। और इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, a ही होगा, है ना। चलो तो एफबीडी बनाते हैं। सबसे पहले इसका बनाया 2 kg वाले का, ठीक है। इसमें यहाँ की तरफ लग रहा है 160 न्यूटन, इसको पीछे की तरफ पुल करेगा टेंशन T1। इसका एक्सेलरेशन कितना है a, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 160 माइनस T1, ये तो क्या बन गया रिजल्टेंट फोर्स, एंड रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू अपना एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन 1। अब बात करते हैं बीच वाले ब्लॉक की। जो बीच वाला ब्लॉक है, इसमें यहाँ की तरफ तो फोर्स लगेगा T1 क्योंकि पुल कर रहा है, इसको कोई पीछे की तरफ पुल करने वाला T2, और ये कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा ना, लेफ्ट में थोड़ी ना जाएगा। तो क्या बन जाएगा T1 माइनस T2 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका 8a, ये हो गया इक्वेशन 2। फिर इक्वेशन 3, ये वाला ब्लॉक, इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है बस T2, तो ये बन गया T2 इक्वल टू मास 6 एक्सेलरेशन a 3। अब हमारे पास में इक्वेशन भी 3 है, वेरिएबल भी 3 है। सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, ऐड 1 + 2 + 3, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो क्या बनेगा T2 प्लस T1 माइनस T2 प्लस 160 माइनस T1 इक्वल टू 862, कितना हो गया 16a। तो यहाँ से सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, a का वैल्यू बन जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं 10, ठीक है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस a को ना पुट करते जाओ इक्वेशन में, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, T2 का वैल्यू 60 न्यूटन, ठीक है। T2 का वैल्यू इसमें डाल दोगे तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा T1 8 into a 80 प्लस T2 60 140, और 140 इसको भी सेटिस्फाई भी कर रहा है कि 160 माइनस 140 इक्वल टू 20। तो यहाँ से तुम्हारा आंसर भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, यस सर, मेरा भी यही है सर। कूल एवरीवन, यस सर। Yes, sir. यस सर। भाई अगर किसी को कुछ बीच में डाउट वाउट आया ना, पूछ लिया कर। अब देखो एक चीज हम तुमको बताते हैं नई आज, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो मुझे ये बताओ। ये तो इंग्लिश वर्ड है एक, कंस्ट्रेंट। तो मतलब कोई एक इसमें फोर्स करना, या फिर मतलब कोई एक चीज करने में फोर्स करना। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि ये तो फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे कि तुमको पहले, जैसे मतलब कि आईआईटी में एडमिशन लेना है या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो तुमको जे या नीट देना ही पड़ेगा। दिस इज द कंस्ट्रेंट, राइट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है काइंड ऑफ बाउंडेशन। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की। तो एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं आइडियल स्ट्रिंग। आइडियल स्ट्रिंग का मतलब होता है फ्रिक्शनलेस, massless, inextensible। स्ट्रिंग जो भी हमारे ये जो है ना क्वेश्चन के अंदर जो हमने स्ट्रिंग ली हुई है, ये सारी स्ट्रिंग हमारी मतलब आइडियल स्ट्रिंग है।
तो मतलब आइडियल स्ट्रिंग का मतलब होता है कि उसका खुद का कोई मास नहीं है, वो एकदम स्मूथ है और इनएक्सटेंसिबल है। तो ये जो वर्ड है ना इनएक्सटेंसिबल, ये हमारा कंस्ट्रेंट बन जाता है। इसका मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। लेंथ जो है वो सेम रहेगा। तो देखो ना इसी क्वेश्चन में अगर ये आगे वाला पॉइंट अगर मान लो 1 सेंटीमीटर गया तो पीछे वाले पॉइंट को भी 1 सेंटीमीटर ही जाना पड़ेगा। अगर वो मान लो रुका रहा तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सटेंशन आ गया ना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, ये हमारा कंस्ट्रेंट है। और अगर मासलेस है, मासलेस में देखते हैं कि ये हमारे पास में कोई स्ट्रिंग है, इसके इस पॉइंट पे लग रहा है ना कि तुम टेंशन लग रहा है T1, इस पे लग रहा है मान लो यहाँ पे T2। अगर इसका मास ही 0 है, ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? T2 माइनस T1 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास अगर अपना 0 है तो मतलब क्या हुआ? T1 इक्वल टू T2, मतलब टेंशन सेम एट ऑल पॉइंट्स। ओके, इसीलिए हमने देखो ये यहाँ भी सेम टेंशन, यहाँ भी T2, यहाँ भी T2, यहाँ भी T2, यहाँ भी T2, यहाँ भी T2। ये चीज शायद मैंने तुमको पहले भी अपने बताई थी ना। तो ये हमारे दो कंस्ट्रेंट हैं कि हम मान के चलते हैं कि स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। लेंथ कांस्टेंट है इसीलिए इफ टू ब्लॉक्स आर अटैच तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना ही पड़ेगा। देखो ना यहाँ पे स्ट्रिंग से बांधे हुए हैं तो इनके बीच का जो लेंथ है दैट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है ना। तो जब भी हम ना इक्वेशन लगाएंगे तो हमारा स्टेप क्या होना चाहिए? देखो स्टेप 1 ड्रॉ एफबीडी, ठीक है। फिर फाइंड लाइन ऑफ मोशन, ठीक है। फिर स्टेप 3 राइट force equal to mass into acceleration, and step 4 use constraint if any। अगर कंस्ट्रेंट की क्वेश्चन में जरूरत है तो हम कंस्ट्रेंट होकर लगाएंगे, कंस्ट्रेंट की जरूरत नहीं है तो हम होकर नहीं लगाएंगे। तो एक्चुअली क्या होना चाहिए था, जो यहाँ पे हमने लिखा ना ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन किया, तो हमको इक्वेशन कैसे लिखना चाहिए था? हमको लिखना था पहले का एक्सेलरेशन A1, दूसरे का एक्सेलरेशन A2, इसका एक्सेलरेशन A3। फिर हम लिखते हैं कंस्ट्रेंट क्या है कि A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3, इन तीनों को इक्वल होना पड़ेगा क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। ठीक है, हाँ भाई। यस। तो देखो अब इसको काम में कैसे लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक हमारे पास में एक पुली है, आइडियल पुली। क्या मतलब होता है आइडियल पुली का? स्मूथ एंड मासलेस। इसके ऊपर से एक स्ट्रिंग आ रहा है एकदम ऐसा, यहाँ पे एक ब्लॉक है M1, यहाँ पे एक ब्लॉक है M2। सपोज M2 इज ग्रेटर देन M1, तो क्या होगा? M2 नीचे चला जाएगा थोड़ा M1 से। M2 नीचे आएगा और M1 ऊपर जाएगा। क्या कह सकते हो कि जितना M2 नीचे आएगा मतलब कि M1 उतना ही ऊपर जाएगा? हाँ सर। यस, बिकॉज ये जो स्ट्रिंग है, इस वाली स्ट्रिंग को देखो, ये जो स्ट्रिंग है इसका टोटल जो है ना लेंथ जो है वो कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए ना लेंथ। तो ये ब्लॉक जितना ऊपर जाएगा इसको उतना ही नीचे आना पड़ेगा, क्यों? बिकॉज आई हैव अटैच दीज टू मासेस विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग
एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। तो ये अगर नीचे आएगा, नीचे मान लो इसका एक्सटेंशन a है, तो इसका भी ऊपर की तरफ क्या होना पड़ेगा, a। ठीक है, हाँ भाई, कूल। यस सर। हाँ सर। ओके, अब बता, अब हमने इसमें एक और चीज लगाते हैं। हमको पता है कि पूरा जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जो है वो भी कैसा है, आइडियल स्ट्रिंग है। आइडियल स्ट्रिंग के अंदर हमने क्या बोला था, पूरे स्ट्रिंग के अंदर कहते हैं टेंशन का वैल्यू सेम रहता है, राइट। तो अगर इस पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू t है, तो इस पॉइंट पे भी कितना होगा टेंशन का वैल्यू, t होगा, क्योंकि हमारा एक ही रोप है ना पूरा, और हमको दिया हुआ है मतलब आइडियल स्ट्रिंग है। आइडियल स्ट्रिंग के अंदर का मतलब होता है कि मासलेस है, और मासलेस अगर स्ट्रिंग है तो फिर फोर्स का वैल्यू जो मतलब उसके अंदर जो है टेंशन आएगा, दैट शुड बी यूनिफॉर्म एवरीवेयर। सर हाँ हाँ, अगर पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम आप बोले क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है, पर सर दोनों का मास तो अलग है ना। हाँ, तो होने दो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो एक नीचे आएगा, एक ऊपर जाएगा। हाँ सर, तो अच्छा, उससे कांस्टेंट रह जाएगा। हाँ अगर फुली ठीक है, मासलेस क्योंकि रहता तो क्योंकि हम किसी भी मासलेस ऑब्जेक्ट पे रिजल्टेंट फोर्स को जीरो होना पड़ेगा ना। भाई एक लाइन लिख सकते हो तुम, फोर्स नेट ऑन एनी मासलेस ऑब्जेक्ट इज जीरो। क्यों, ये देखो, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन क्या होती है न्यूटन्स लॉ से, एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर मास अगर जीरो है तो एफ नेट को जीरो होना ही पड़ेगा, है ना। चलो आगे आते हैं। अब इसका है ना इक्वेशन बनाते हैं, इसमें फाइंड आउट करते हैं, टेंशन फाइंड आउट करते हैं और एक्सेलरेशन सर फाइंड आउट आपने करते यहाँ जो मासलेस लिखा वो स्ट्रिंग के लिए लिखा या ऑब्जेक्ट्स के लिए लिखा सर, मतलब कि M1 M2? अबे M1 M2 तो मास है मेरे। हाँ वो मास है सर, तो आपने जो बोला कि मासलेस ऑब्जेक्ट एफ नेट ऑन एनी तो स्ट्रिंग मासलेस ऑब्जेक्ट, वो स्ट्रिंग के एनी, लिए है ना। अरे कोई भी, जैसे कि पुली भी हमारी मासलेस है, तो इसके ऊपर भी हमारा रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, जीरो। अच्छा, अब यहाँ पे एफबीडी बनाते हैं। पर सर प्रैक्टिकल लाइफ में स्ट्रिंग की मास कैसे जीरो हो सकता है? यार मास है जीरो नहीं होता है, हम बोलते हैं कि मास ऑफ द रोप इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द मास ऑफ नेग्लिजिबल। ऑब्जेक्ट। हाँ, कंपैरिजन की बात है ना भाई। तुम जो स्ट्रिंग लेके आते हो उसका मास कितना होता है, 100 ग्राम। उसके ऊपर सपोज तुमने अपने आप को लटका लिया, तुम्हारा मास कितना होगा, 50 kg। तो 50 kg के कंपैरिजन में 100 ग्राम क्या होता है, कुछ नहीं होता है ना। तो एवरीथिंग इज कंपैरेटिव, कि हम कहते हैं कि मास जो है स्ट्रिंग का है वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, इसलिए हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए उसको अपने जीरो बोल देते हैं। अब इसका एफबीडी बनाते हैं पहले। इसके ऊपर यहाँ की तरफ क्या फोर्स लगेगा, M1G, ऊपर क्या लगेगा, T, राइट। इसके ऊपर नीचे की तरफ M2G, ऊपर की तरफ T। कौन सा ब्लॉक कहाँ जा रहा है बताओ, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, इसका एक्सेलरेशन a, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन a। अब मुझे बताओ पहले वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, अगर ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो मतलब कि सर ऊपर T का माइनस फोर्स, M1G। तो मतलब कि इसका ऊपर का फोर्स है ना बड़ा होना चाहिए, तो इसका रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, T माइनस M1G इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, मतलब कि जो नीचे वाला फोर्स है वो बड़ा है, तो M2G माइनस T इक्वल टू M2 इंटू ए। ये हमारी इक्वेशन बन गई है दो। अब इनको सॉल्व करो, हमारे पास वेरिएबल भी दो हैं, इक्वेशन भी दो हैं। तो पहले तो इनको ऐड कर दो दोनों को, तो 1 + 2 को ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास बन जाएगा M2G माइनस M1G इक्वल टू M1A प्लस M2A। तो एक्सेलरेशन तुम्हारे पास आएगा M2 माइनस M1 अपॉन M2 प्लस M1 इंटू। वो पहले वाले इसमें M1G माइनस T क्यों नहीं हुआ? अरे यार ऊपर जा रहा है ना। हाँ, एक्सेलरेशन।
हाँ तो कौन सा फोर्स है बड़ा होना पड़ेगा? हाँ सर, टेंशन को बड़ा। हाँ तो मैंने लिख दिया टेंशन माइनस m1g। तो मैंने सॉल्व किया तो मैं एक्सप्रेशन ये आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को इसके अंदर पुट कर दोगे तो तुम्हारे पास टेंशन का वैल्यू आएगा 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। ये इस चीज को अच्छे से समझो, इसके एक दो क्वेश्चन और करके देख लो जो करना है। दिस इज वेरी यूजफुल। अब बताओ कुछ डाउट इसमें? कुछ भी डाउट? No, sir.